दहन और ज्वाला। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलाने से परिचित हैं? मोमबत्ती के जलाने और कोयले जैसे ईंधन के जलाने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। दहन क्या है? कक्षा 7th में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। चित्र 6.1। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को सणसी से पकड़िए और एक मोमबत्ती तथा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ये जलता हुआ मैग्नीशियम का दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ऊपर दी गई अपक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह पदार्थ है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7th में सीखा था। क्रियाकलाप 6.1। एक्स्ट्रा माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य पदार्थ, अन्यथा इसे अदाह्य दिखाई। सारणी 6.1 में सारणी 6. दाह्य और अदाह्य पदार्थ को अलग कीजिए। लकड़ी दाह्य पदार्थ होती है, कागज दाह्य पदार्थ, लोहे की कील अदाह्य पदार्थ, मिट्टी का तेल दाह्य पदार्थ है, पत्थर का टुकड़ा अदाह्य पदार्थ, ईस्टा काष्ठ कोयला दाह्य पदार्थ है, माचिस की तीलियां दाह्य पदार्थ है, कांच अदाह्य पदार्थ है। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य है? आप इन सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। इनमें दहन होता है। क्रियाकलाप 6.2। सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी की मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए। ये ए में चित्र में दिखाए गए ए, बी और सी दहन के लिए वायु आवश्यक है। प्रदर्शित करने हेतु वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहता है। चित्र 6.2 देखिए ज्वाला को क्या होता है जब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। 6.2 पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। चित्र 6.2 ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष
निकाल सकते हैं। हमें पता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। हमने पढ़ा कि सूर्य अपने ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6.3 लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जला हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शी प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। चित्र 6.3। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? ये कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। अब आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली आपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास ला कर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। चित्र 6.4। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। जंगल की आग, ये जलती हुई जंगल में क्या ये अनुभव आप बताते हैं? तो विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बी या के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए एक चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाला सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस होता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ जब तक आग नहीं पकड़ सकते या जल नहीं सकते जब तक उसका ताप उसके
ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल में थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना आवश्यक है। क्रियाकलाप 6.4 सावधानी। जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप लीजिए, जिनमें से एक में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करके आप क्या देखते हैं? कागज के कप जल कागज के कप में जल गर्म करना। कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? गर्म हो जाने के बाद यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वह जलता नहीं। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वह जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि। क्या आप और कुछ ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? अपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आप इसे किसी की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आप या उसके आप या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक सेवा को सूचित करिए। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबर की जानकारी होनी चाहिए। टेलीफोन नंबर की जानकारी होनी चाहिए अग्निशामक सेवा को बुलाने के लिए। अग्निशामक सेवा आई, फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता हुआ। क्या आप ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे से उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेते हैं, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए तीन आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति और ऊष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। संपूर्ण भवन ईंधन होता है। ये फायर ब्रिगेड जल सबसे प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है तब जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरण में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल उपयोग उचित नहीं होता।
उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि तेल जब जल से तेल भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छी अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 के अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हम कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलता है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग के चारों ओर घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आग बुझा देती है। अग्निशामक के लिए ये चित्र दिखाए गए हैं। दहन के प्रकार: जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी: स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता की सहायता के लिए कहिए। गैस स्टोव की घुंडी नाप घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगलों के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्यों की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक त्योहार पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अपक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अपक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अपक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखों पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। ज्वाला ज्वाला LPG ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन को जलने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने परीक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। गैस, मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वाला का रंग। मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसन बर्नर की ज्वालाएं दिखाई दें। ज्वाला की संरचना क्रियाकलाप 6.5। मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को सड़सी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की दान पर ज्वाला देने वाले पदार्थ मोमबत्ती ज्वाला देती है, मैग्नीशियम ज्वाला देती है, कपूर ज्वाला देता है,
मिट्टी का तेल वाला स्टोव ये भी ज्वाला देता है, लकड़ी का कोयला ये भी थोड़ा बहुत ज्वाला देता है। क्रियाकलाप में अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। चित्र 6.10 कांच के नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वह कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। मोम जल्द पिघल जाता है। चित्र 6.10 में दिखाया गया है। दहन के समय जो वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड्स प्रविष्ट करिए। आकृति 6.11 उसे सणसी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं सणसी से पकड़ने के बाद ये सणसी रही, उसके पकड़ के रखिए जब तक कि यह जलना शुरू कर दे। 6.11 चित्र में कांच की प्लेट अथवा स्लाइड पर एक गोला काला वलय बन गया है। यह ज्वाला दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्रों में पकड़ कर रखिए। चित्र 6.12 में दिखाया गया है। चित्र 6.12 ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का विद्युत ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। 6.13 में सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला जो जल रहा है, सबसे गर्म भाग ऊपर का, सबसे कम गर्म बीच में, आंशिक दहन वाला भाग मध्य भाग पीला वाला होता है, सबसे कम गर्म भाग नीचे मोमबत्ती अब बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला रहता है। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र फूकते हैं। चित्र 6.14 में वे ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग का उपयोग करते हैं। देखिए ये सुनार मुंह से फूकता हुआ और ज्वाला की सबसे धातु की फूकनी से फूंकता सुनार। ईंधन क्या है? याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी और काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छे ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है और सस्ता होता है और वायु में सामान्यतः दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसे कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं पूरा करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। ईंधन की दक्षता यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को ज्वाला कर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान
को किलोजूल प्रति किलोग्राम के किलोजूल प्रति केजी मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीयमान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। ईंधनों के प्रारूप: ठोस ईंधन, कोयला, द्रव ईंधन, मिट्टी का तेल, गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस। सारणी 6.4 विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान गोबर के उपले 6,000 से 8,000 किलोजूल पर केजी होती है। लकड़ी के लिए 17,000 से 22,000 के किलोजूल पर केजी होती है। कोयले के लिए 25,000 से 33,000 किलोजूल पर केजी होती है। पेट्रोल के लिए 45,000, मिट्टी का तेल 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, जैव गैस 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन 1,50,000 के बीच में होता है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधनों के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वन उन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा है। दूसरी, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयले जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि कमरे में कभी न सोए जिससे जलते या सुलगते कोयले की आग हो। इस कमरे में जलते या सुलगते कोयले की आग हो। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके विषय में आप क्लास 7th में पहले पढ़ चुके हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी एक सबसे अच्छा ईंधन है। कुछ प्रमुख शब्द: अम्ल वर्षा, ऊष्मीयमान दहन, विस्फोट, अग्निशामक ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग, आदर्श ईंधन, ज्वलनशील पदार्थ। आपने क्या सीखा? जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील
ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन दाब बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। ज्वाला की तीन भिन्न क्षेत्र होते हैं: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। उसका उसमें मान उच्च होता है। यह ऐसी गैसों या अवशोषक नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करे। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन की दक्षता को उसमें मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलोजूल प्रति किग्रा होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों और वनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तावित क्रियाकलाप आपको दिया गया है। क्रियाकलाप और परियोजनाएं: अपने कॉलोनी में विभिन्न ईंधनों की उपलब्धता का सर्वेक्षण करिए, उनके मूल्य प्रति किलोग्राम पर का पता लगाइए और एक सारणीबद्ध चार्ट बनाइए जो दर्शाता है कि प्रति रुपया आप प्रत्येक ईंधन में कितने किलोग्राम प्राप्त कर सकते हैं। अपने विद्यालय, निकटवर्ती दुकानों और कारखानों में उपलब्ध अग्निशामक यंत्रों की संख्या, प्रकार और स्थिति का पता लगाइए। इन स्थानों में आग से निपटने की तैयारी संबंधित एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। अपने क्षेत्र के 100 घरों का सर्वेक्षण करिए। ईंधन के रूप में एलपीजी, मिट्टी का तेल, लकड़ी और गोबर से उपेले उपयोग में लाने वाले घरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उन लोगों से बातचीत करिए जो घरों में एलपीजी का उपयोग करते हैं। पता लगाइए कि वे एलपीजी इस्तेमाल करने में क्या सावधानियां बरतते हैं। अग्निशामक यंत्र का एक मॉडल बनाइए। बेकिंग सोडा से भरी एक छोटी प्याली की तली पर एक छोटी मोमबत्ती, एक कुछ लंबी मोमबत्ती रखिए। दोनों मोमबत्तियां जला दीजिए। अब बेकिंग सोडे से भरी प्लेट में सिरका डालिए। ध्यान रखिए कि मोमबत्तियों पर सिरका नहीं गिरे। झाग उत्पन्न करने वाले अपक्रिया को देखिए। मोमबत्तियों को क्या होता है, क्यों, किस प्रकार में बेकिंग सोडा, सिरका। ये चित्र 6.15 में। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जा सकते हैं: www.newton-NL कॉर्पोरेट पे, आस्क साई पे, केमिकल 03 पे, केमिकल 03767 HTM पे, या www.http://en विकिपीडिया ऑर्गेनाइजेशन विकी कंबिशंस पे जा सकते हैं।